नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। SC/ST कोटा में कोटा क्यों ना हो, आज इसी बात पर चर्चा होनी है। बिना समय गंवाए सीधे मेहमानों की लिस्ट पर आते हैं। आज की लिस्ट बड़ी नहीं है, उतनी ही है। राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता LJP RV से हमारे साथ हैं, अनुप्रिया प्रवक्ता JDU से, आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस से, जयंत जिज्ञासु आने वाले हैं प्रवक्ता RJD से। एक एक करके सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि कल भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन जब बात अधूरी रह गई तो जरूरी यह समझा गया कि आज इसे कंटिन्यू किया जाए। तो आनंद माधव सबसे पहले प्रवक्ता कांग्रेस से, आपकी राय हम लेना चाहेंगे। कई अभी लोगों की अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। पप्पू यादव ने कुछ और कहा, अशोक चौधरी ने कुछ और कहा, नीरज कुमार ने कुछ कहा। तो ऐसी स्थिति में बिहार एक ऐसा, क्योंकि बिहार के पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि यहां से खासकर जो वंचित वर्ग जिसकी बात होती रहती है, वहां पर फोकस करते हुए उन्हें खास तरजीह दी गई। अब ऐसे में जो ये सामने आया है, इसमें अब बहस इस बात को लेकर है कि कोटा में कोटा क्यों ना हो, इस पर जो आवाजें उठ रही हैं उस पर यह सवाल है। आनंद माधव, सबसे पहले आप पे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो मेरे विचार से वो बिल्कुल सदावर निर्णय है। उसने बहुत स्पष्ट रूप से जो अपनी बातें कही वो चर्चाएं में भी है, छिपे रूप से या खुल के रूप से ये बातें हैं कि भाई अगर लोगों को लाभ मिल रहा है तो उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है जो अंतिम पायदान पे खड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि हम यहाँ पे एक नहीं 100 मांझी जी को लाएं, हम एक नहीं यहाँ पे 100 चिराग जी को लाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए यह प्रयास जो सुप्रीम कोर्ट का है, मेरे विचार से वो बिल्कुल सराहनीय प्रयास है। और अब देखते हैं कि इसको असली अमली जामा कैसे पहनाया जाता है। विभिन्न सरकारें जो हैं अलग अलग राज्यों में, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको कैसे कर पाती हैं, क्या उन चीज़ों को अनदेखा कर पाती हैं जिसके कारण उनकी सत्ता अभी चल रही है, क्या उन चीज़ों को वो पीछे छोड़ सकती हैं जिनके कारण आज तक वो सत्ता पे काबिज हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ कर, मेरे विचार से, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग न्यायप्रिय हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी ने हमेशा न्यायालय के निर्णयों का सम्मान किया है और उस अभी जो निर्णय आया हम लोग इसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। और अब ये निर्भर करता है पूरे रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे कि इस पे कैसे आगे का। आनंद जी, यहाँ पर पप्पू यादव के बयान को जरा कोट करना पड़ेगा। पप्पू यादव ने यह कहा कि ठीक है, उन्होंने मीरा कुमार का उदाहरण दे दिया। उन्होंने ये कहा कि मीरा कुमार ठीक है, अब सबल हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके आगे आने वाली पीढ़ी को क्यों ना मिले, ये सवाल है। फिर ये सवाल है कि क्यों मिले। अगर पूरी फैमिली में अगर सबलता आ गई है, सामर्थ्य आ गया है, तो ऐसी स्थिति में ठीक है ना, अब उन्हें मिले जिनको जरूरत है। हाँ, बिल्कुल वही बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी दूरदर्शिता है कि उन्होंने अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति जो आज भी इस आरक्षण, हमारे 75 साल के आरक्षण के बावजूद वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच रहे हैं, और जो एक बार पहुंच गए वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सोचना पड़ेगा। बड़ी बात है, न्यायालय ने इस दिशा में सोच की, इस दिशा में पहल की और हम लोगों को यानी राजनीतिक दलों को इस दिशा में पहल करके उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता RJD पहुंच चुके हैं। जयंत जिज्ञासु, बात इसी पर हो रही है कि क्यों मिले। हालांकि अलग अलग विचार, अलग अलग बयान है। हालांकि कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है। कल जब बातचीत हो रही थी तो उसमें यह था, RJD का पक्ष था कि नहीं, पहले तो ये है कि पहले ये पता चले कि गिनती हो, पहले ये पता चले कि कौन लोग हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर जो पप्पू यादव कह रहे हैं, या फिर ठीक है पप्पू यादव एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि जिन्हें फायदा मिला और वो आज की तारीख में मजबूत हो चुके हैं, तो अब उन्हें मिले और इन्हें बाहर किया जाए। क्या आप भी इसके पक्षधर हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो ताजा निर्णय है वह बहुत ही असंगत जान पड़ता है। एक तो यह पूना पैक्ट की मूल भावना के विरुद्ध जाता है, दूसरा बिना अद्यतन आंकड़ों की जानकारी के उपवर्गीकरण का भी कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। जातिवार जनगणना कराने से सरकार एक तरह से मुंह मोड़ रही है और जो दशकीय जनगणना है, सामान्य जनगणना, वो भी कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। लोग कहते हैं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर कह रहा हूं कि आरक्षण आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम भी नहीं। और जो 3 मोटा मोटी आपको एक जमात के रूप में दिखाई पड़ता है, SC, तो शेड्यूल्ड कास्ट में उनको डाला गया जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत के शिकार रहे, और ST में उन लोगों को जो हिस्टोरिकल एलियनेशन, ऐतिहासिक रूप से अलग थलग रहे जो समाज की मुख्य धारा है उससे, और जो OBC है उसको सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर 3743 जातियों को कैटेगराइज किया गया, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन।
मैं कह रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे एक दार्शनिक कवि किसी दलित पिछड़े आदिवासी में क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि आपको तो 6,000 रुपया रूम रेंट कैसे देंगे, इसी में माथापच्ची करेंगे। और एक स्वतंत्र चेता मनुष्य पीढ़ियों में कोई पैदा होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको 10 पीढ़ी तक कम से कम आगे बढ़ाओ, और जाति जिस दिन इस देश में अप्रासंगिक हो जाएगी उस दिन हम सोचेंगे। और तो यहाँ पर आप जिस मूल भावना की बात करें, मूल तत्व की बात करें, कांग्रेस तो सीधे सपाट तरीके से एकदम कह रही है कि नहीं, जो फैसला है वो सराहनीय है और इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जयंत, आपकी बात और कांग्रेस की बात हम कैसे इसे बिल्कुल सेट करके देखें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से क्या इस पर एक बैठकर कोई बातचीत होगी या इस पर कोई एक राय बनेगी? नहीं, हमारा तो उस वक्त जिस समय मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की सरकार ने वीपी सिंह जी की, 4 वर्ष तक अदालती चक्कर उसको लगाना पड़ा और असंवैधानिक तरीके से उसमें क्रीमिलियर जोड़ दिया गया। आर्थिक प्रश्न यह है ही नहीं, यह सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा का प्रश्न है जिसको संविधान सुनिश्चित करता है। साथ ही संविधान ये मैंडेट देता है कि हर वो तरीके इजाद किए जाएं जिसके जरिए आरक्षण अधिक से अधिक लागू होने पाए, मतलब जितना आपको दिया है वो फुलफिल हो जाए। लोग कह रहे हैं कि 70-75 साल हो गए, मैं कह रहा हूं सभ्यता क्या 70-75 साल पुरानी है? इंसानी सभ्यता हजारों वर्ष की है, और उसमें 70 साल में हमारा हाजमा अगर बिगड़ जा रहा है, ये बिना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के इंट्रोड्यूस हुए। पहले नोट अवेलेबल पाए जाते थे दलित आदिवासी, फिर पता चला कि नोट एलिजिबल हैं, एलिजिबल जब हो गए नोट फाउंड सुटेबल, और ये जब उसमें आप डाल देंगे तो फिर तो अभी जब सीटें नहीं भर रही हैं तब तो आपको ढूंढे लोग नहीं मिलेंगे। एक किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, व्हाट हिस्ट्री रिवील्स अबाउट आवर फ्यूचर, इसमें स्टीवन लेविट्स्की और डेनियल जिबलेट लिखते हैं कि जब सरकार कोई मुश्किल फैसला नहीं ले पाती है तो अदालत के जरिए वो मुश्किल फैसला सामने आ जाता है, और इस तरह से पूरे लोकतंत्र का ढांचा जो है चरमराने लगता है। आप तो कई पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, हम आपको इसलिए यहां पर रोकना चाहेंगे कि ठीक है, जो सबल हो चुके हैं क्या दिक्कत है? अगर आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो सबल हो गए हैं तो ठीक है, लेकिन जो सबल नहीं हो पाए हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें उसका फायदा पहुंचाया जाए, इसमें दिक्कत क्या है? इस पर तो आप मैं विवेक जी यही तो कह रहा हूं कि ये कोई आसमान से तो आंकड़े नहीं आएंगे। हाँ। जब 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस इस देश में नहीं हुआ है, और बिहार जैसे एकमात्र बिहार राज्य है जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे किया और उसका डेटा जारी किया। ठीक है, बाकी सूबे में कहीं हुआ तो जारी नहीं हुआ। आप कैसे ये सब कैटेगराइजेशन करोगे? और हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि ये आर्थिक संपन्नता का मसला है ही नहीं, और इसलिए किसी के साथ अगर छूत दलितों के साथ हो रहा है तो आप उसकी कई पीढ़ियां भी अगर प्रोफेसर हो जा रही हैं, आईएएस हो जाए, कई पीढ़ियां का 2-3 पीढ़ी हुई आजादी के बाद से, ठीक है, तब भी कहां उसको बराबरी के साथ मनुष्य के रूप में हम रेखांकित रिकॉग्नाइज बराबरी की बात जो है जिज्ञासु कर पा रहे हैं, एक मौलिक प्रश्न। हाँ ठीक है आनंद माधव, अब उस बराबरी की बात कर रहे हैं हम हमारी जो आपकी बातचीत हो रही है या फिर जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं वो है सबलता कि किस तरीके से हम सबल होते हैं फिर दूसरों को मौका देते हैं या फिर उन्हें मौका मिलता है। ऐसे स्थिति में कोई यहाँ पर वैकेंट सीट नहीं होती, तो हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कांग्रेस के वर्डिक्ट पर। विवेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जयंत जी के इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि भाई ये जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जातीय गणना जब आ जाएगा तो हम लोगों को, सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि जाति में जाति कितनी है और कौन कहाँ कितने हैं, कौन कहाँ कितने वंचित रह गए हैं। और यही बात अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर बिल्कुल स्पष्ट रूप से इशारा किया है कि आप वर्गीकरण जब करेंगे तो वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी इशारा है कि जातीय जनगणना और उसके आधार पर फिर ये बाइफर्केशन हो, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक ही कहना है कि हम एक नहीं 100 चिराग देखना चाहते हैं, हम एक नहीं 100 मांझी यहां देखना चाहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, अब पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि जातीय जनगणना का बेस होगा, जो हमारे राहुल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं, सदन के बाहर कह रहे हैं, और दूसरी उसके बाद उसी के वर्गीकरण जिसकी अर्थ अब सुप्रीम कोर्ट इशारा करती है उसके आधार पर फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। अनुप्रिया, क्या दिक्कत है इसमें? कांग्रेस और आरजेडी जो कह रही है कि पहले ये तो करें, चिन्हित तो करें, पहले देखें, तो अब एक चिराग की बात क्यों करें, एक मांझी की बात क्यों करें? मुझे लगता है कि जो बातें कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ही कहा है। जो जिस तरह से SC ST में
कोटा विद इन कोटा की बात कही गई है, उसमें उनमें कहा है कि सरकार के ऊपर एक डायरेक्शन है कि पहले वो डेटा को पब्लिश करें, और डेटा पब्लिश करने के बाद डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि जो ऑथेंटिक अब डेटा नहीं होगा तो ये बातें कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है SC ST में वह सही से उनको इम्प्लीमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कई ऐसे सरकारी योजनाएं होती हैं या नौकरी होती हैं जिसमें SC ST को जो रिजर्वेशन होता है, हम यह देखते हैं कि वो अपने प्रॉपर सीट को फिलफिल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एजुकेशन अपलिफ्टमेंट नहीं है। अब एजुकेशन अपलिफ्टमेंट होगा ही नहीं, जब जानकारी होगी ही नहीं तो कैसे हम कहेंगे कि वैसे एक डॉक्टर का बेटा जो है सिर्फ डॉक्टर बन पाएगा? जो वैसे व्यक्ति में अभी भी इसमें तो उंगली आपकी तरफ उठेगी फिर। यही मैं कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वह शिक्षा से लेकर के उनकी छात्रवृत्ति से लेकर के उनके शिक्षा में जुड़ने से लेकर विद्यालय में आवास से लेकर के सभी तरह की योजनाएं। और मैं अगर योजना की बात करने लगूं विवेक जी, तो मुझे लगता है 1 घंटा बीत जाएगा कि राज्य सरकार किस तरह आपकी बात को मैं जरा जयंत जिज्ञासु से मिला पा रहा हूं। आपकी बात जयंत जिज्ञासु से इसलिए मिला पा रहा हूं, उन्होंने 10 पीढ़ियों की बात की और 10 पीढ़ियों तक ये जो रेशियो है उसे देखकर समझकर तब कुछ फैसला लेने की बात उन्होंने कही। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि अगर आप आज की तारीख में ये कह रही हैं कि उनका जो प्रेजेंस है वो कितना है, अगर खुद सरकार अगर इस बात को अगर ये उठाए तो फिर सवाल तो उनके ऊपर भी है। और 10 जनरेशन वाली जो बात है वो अपनी जगह पर मजबूती से कायम है, जो आपके सामने भी है। देखिए, अभी तक राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से रिजर्वेशन या कह सकते हैं योजनाओं का निर्माण किया गया था, वह 2011 में जिस तरह से हमारे पास में सोशियो इकोनॉमिक सेंसेक्स था उस आधार पे था। अब हम 2024 में बैठे हैं, आबादी आज उसी तरह से तो होगी नहीं, निश्चित तौर पे दुगनी या कह सकते हैं कि एक उनकी आबादी बड़ी होगी। तो अब उस तरह से रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ने तो, बिहार सरकार ने तो पूरी नजीर पेश कर ली और लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे पे होते रहा। आज जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया कि कास्ट बेस जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पे, तो बिहार सरकार ने तो रिजर्वेशन बढ़ा दिया और आज उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। आगे इस मांग को बढ़ाने वाली बिहार में तो आपने कर दिखाया, लेकिन देश स्तर पर कैसे होगा? बहुत, मैं 2 दिन से, मैं कल भी और आज भी मैं बहुत ही मिस कर रहा हूं बीजेपी पार्टी को अपनी डिबेट में। अगर बीजेपी रहती तो एकदम बिल्कुल ये क्लियर हो जाता। हालांकि संदर्भ कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, एक सवाल तो लाकर बीजेपी के सामने इसे बिल्कुल मैं छोड़ूंगा। आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आए। तो अनुप्रिया, हम आपसे बस एक सवाल करना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस और आरजेडी का जो कहना है कि जितनी मजबूती आपने बिहार में दिखाई, क्या अब तो आप केंद्र में भी बहुत बड़े ताकत के साथ हैं, तो क्या इस ताकत का प्रयोग होगा ताकि जिस छलनी की बात की जा रही है कि छान कर हम देख लेंगे, ये बातें बिल्कुल आसान हो जाए? विवेक जी, आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के नेता के द्वारा रिजर्वेशन पे बोलना ऐसी बेईमानी है कि जो ऐसी पार्टी जो पारिवारिक रिजर्वेशन की बात करती है, राजनीतिक रूप से, मैं पर्सनल किसी परिवार के सार्थक बहस हो जानी चाहिए। एक मैं पार्टी की बात, मैं नहीं कह रहा हूं कि पार्टी की बात कर रही हूं। ठीक है, हाँ सुप्रिया, तब मैं ये जानना चाह रहा हूं अनुप्रिया जी, मैं बात बोलूं, विवेक जी, ये गलत होगा, ये गलत होगा। मैं अपनी बातों, क्योंकि आप हमारे सहयोगी दल है नहीं, अभी समय है। अनुप्रिया जी बिल्कुल मत घबराइए, समय है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से सीधे उन्होंने कहा, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका अंश भी है और बिल्कुल एक जायज सी बात है। अभी आप मजबूती से इस बात को सामने रख सकती हैं। मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लूं। मैं फिर कह रही हूं कि वो पार्टी जो पारिवारिक रिजर्वेशन की बात करती हो, उसके लिए यह शोभनीय नहीं है। क्यों नहीं है? और अगर सरकार के मंशा पर अगर सवाल उठाती तो मैं याद दिला दूं कि विशेष सत्र बुला करके महिला रिजर्वेशन की बात की गई थी। और महिला रिजर्वेशन कैसे लागू होगा? जब परिसीमन होगा। परिसीमन के लिए क्या करना पड़ेगा? जाति आधारित इस बात को लेकर मना सकते हैं आप लोग? मुझे लगता है कि इस देश में संविधान को हम मानते हैं और संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सभी राज्य सरकार को यह देखना है और उस डायरेक्शन को फॉलो करना है कि पहले अपने राज्य में वह जाति आधारित गणना कराएगी और खासकर SC ST के लिए, क्योंकि अब लागू करना है कोटा विद इन कोटा। राष्ट्रीय लेवल पर भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे
जिस तरह से बिहार सरकार ने इच्छा शक्ति पे और जब देखा कि कई अभी भी जाति जनजाति के लोग जो विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके भी उत्थान की जरूरत है। और देश में भी सरकार जब अगर मजबूत भारत की बात करती है, समृद्ध भारत की बात करती है, सबका साथ सबका विकास कहती है, तो यह जरूर है, ये सरकार की मंशा है और सरकार करेगी। मैं ये आपके चैनल से आश्वस्त करती हूँ। यानी आप हम पारिवारिक रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस को आप उनकी बात को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यही ना? उनकी बात को नहीं, ये हमारे, मैं तो कह रही हूँ ना कि बिहार सरकार के जाति आधारित गणना के आधार पर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लागू किया। इनकी सोच कहाँ थी 2011 में? विवेक जी, अनुप्रिया जी एकदम स्पष्ट, 2011 में नहीं, बस लास्ट बोलूंगे, 2011 में इनकी सरकार थी, इन्होंने गणना कराई और कहा कि हमारी मजबूरी है, हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। बताओ सरकार, आपकी क्या मजबूरी हो सकती है? क्योंकि आपको पता था कि आपने अपने लंबे शासनकाल में, शासनकाल में केंद्र की सरकार में आपने देश की जनता के लिए न्याय के साथ विकास नहीं किया। आप जिस डिमांड की तरफ आगे बढ़ेंगी वही मांग तो इनकी भी है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की बातों का जेडीयू समर्थन कर रही है कि हाँ, जनता दल यूनाइटेड के इच्छा शक्ति पे जिस तरह से बिहार की सभी जाति सभी धर्मों का विकास में सरकार ने एक रोल किया है, आज उसी परिचिनों पे कांग्रेस और आरजेडी चल रही है। इच्छा शक्ति की डाइट क्या है? ये कम कैसे हो जाती है और ज्यादा कब हो जाती है? बिल्कुल कम नहीं होती है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सरकार के रूप में चुने गए थे, पहला राज्य था विवेक जी जिसने 50% आरक्षण महिला को दिया। नगर निगम और नीतीश कुमार के नजरिए से बिहार हमेशा आगे बढ़ता रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर विकल्प पर चर्चा की गई। ये बात हम कह दे रहे हैं, ये बात आरजेडी भी कहती है कि नहीं, नीतीश कुमार ने भी काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार की जनता कहती है जरूरी होता है। इसलिए जैन जिज्ञासु जहां से शुरू करेंगे वहां तेजस्वी होंगे, आप जहां से शुरू करेंगे वहां नीतीश कुमार होंगे। राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपी आरवी से हमारे साथ है। राजेश भट्ट जी, अब जरा बताइए, अब एक चिराग नहीं, हर घर चिराग और सब चिराग। बिल्कुल विवेक जी, हम सब यही चाहते हैं कि एससी एसटी जो दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, वो निश्चित तौर पर आगे आए। बाबा साहब ने इसी दूरदर्शी सोच के साथ भारतीय संविधान की रचना की थी और उन्होंने आरक्षण का उसमें प्रावधान किया था। अब आरक्षण का आधार क्या है? आरक्षण का आधार है सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक आधार पर जो आरक्षण दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है और छुआछूत का जो मामला है, जो समाज को और समाज में दलित वर्गों का सम्मान के प्रति हमेशा अगर आप ऐसी बात जो भाव है, आज भी अगर आप ऐसी बात करेंगे, उसके लिए बाबा साहब ने इस सामाजिक अगर आज की तारीख में आप छुआछूत की बात करते हैं, सामाजिक आधार को चुना, बहुत दुख होता है महाराज। नहीं, आज की और मैं आपको कह रहा हूं विवेक जी कि बिहार सरकार ने तो पहले ही की बात जो है महादलित करके सब ये कास्टिज्म जो है आज भी, लेकिन विवेक जी इसको ऐसा कहे ना है या फिर जिनके पास कोई बल नहीं है उनको बल देना है, सिंपल सी बात, ठीक है, आसान भाषा में। विवेक जी आज भी सुदूरवर्ती गांव में ये बात जब जाएंगे कि अंतिम पायदान पर खड़ा भेदभाव का माहौल है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को और एक डर का भाव है। इसलिए हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बिल्कुल पक्षधर नहीं है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने पुनर्विचार करने के लिए एक बार आग्रह किया है सर्वोच्च न्यायालय से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग बराबर सम्मान करते हैं, हर उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे पार्टी के बयान के बाद दिवंगत नेता पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जब तक समाज में छुआछूत का भेदभाव और भेदभाव नहीं खत्म हो जाता है, तब तक यह आरक्षण, तब तक यह आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए। जी
देखिए विवेक जी, हमारे साथी प्रवक्ता एलजेपी की जो बातें कही है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने की खुली छूट है। और मैंने भी कहा कि जो जजमेंट आया है इस पे किसी तरह के स्टेटमेंट देने से पहले हमें उसको पढ़ना होगा और पढ़ने के रूप में सरकार की जो जिम्मेदारी है डेटा के साथ काम करना होगा। और ये तो अच्छी बात है, यही तो है जो महागठबंधन बंधन नहीं है डेटा की बात तो जहां पे एक दूसरे के पैर घिसते हैं। तो अंतर क्या है? हम लोग तो अपनी बातों को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बातों को मजबूती से कहते हैं, अपने दल में भी और महागठबंधन, हमारी जो गठबंधन उसके बीच में भी। चलिए आपकी बात आज की पूरी डिबेट में जो कहते हैं ना वो कि आत्मशक्ति वाली बात, हाँ एक 30 सेकंड का वक्त सर कांग्रेस से। 9वीं अनुसूची में मैं 30 सेकंड में ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है ये सामाजिक मुद्दा है, ये राजनीति से उठकर है। मेरी यह अपील होगी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय दोनों से कि वो सर्वदलीय बैठक इस पे बुलाएं और इस पे चर्चा करें और इस पे किसी ठोस निर्णय पर पहुंचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन ये है जो बात मैंने पहले कही कि अंतिम पायदान पर खड़ा वो व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा कि उस व्यक्ति को दाद देनी होगी उसकी जिसके पैरों में अभी भी ताकत बरकरार है और जो उनकी राजनीति करते हैं वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन उन्हें मजबूत करने के लिए कितना प्रयास हो रहा है ये भी देखना होगा, दिमाग लगाकर सोचना होगा। शुक्रिया।